नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज पश्चिम एशिया में सभी देश इस वक्त हाई अलर्ट पर हैं। ईरान में प्रदर्शन चल रहे हैं, लेकिन ये अब लगातार धीमे पड़ रहे हैं। हालांकि जंग का खतरा बढ़ता जा रहा है। ट्रंप बड़ी कार्रवाई के संकेत दे रहे हैं, तो ईरान भी पलटवार के लिए तैयार है। पश्चिम एशिया में अमेरिका के एयरबेस पर हलचल दिख रही है। ईरान ने भी सैन्य तैयारियां मजबूत कर ली हैं, लेकिन दुनिया चिंता में दिख रही है, क्योंकि जंग हुई तो असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। ईरान पर हमला किया जाए या नहीं, इसे लेकर अमेरिका भी फैसला नहीं ले पा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप बार बार अपने बयान से यू टर्न ले रहे हैं। कभी ईरान को धमकाते हैं तो कभी बातचीत के संकेत देते हैं। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि ईरान से डर रहा है अमेरिका। ट्रंप भले ही ऐलान कर रहे हो कि मदद रास्ते में है, लेकिन ये रास्ता बहुत लंबा दिखाई दे रहा है। इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। ग्रीनलैंड बना जंग का मैदान, अमेरिका और यूरोप आए आमने सामने। ग्रीनलैंड में सेना भेजेंगे जर्मनी और फ्रांस। गजा में टूटा सीजफायर, इजरायल ने किया हमला। उधर युद्ध विराम का दूसरा चरण लागू करने की तैयारी में अमेरिका। नेपाल में दोहराया इतिहास, नेपाली कांग्रेस तीसरी बार टूटी। पूर्व पीएम शेर बहादुर देउबा के अध्यक्ष पद छोड़ने की मांग पर अड़े थे नेता। और चलते चलते में देखेंगे, जापान में समुद्र की गहराई में दिखा नीला खतरा। रहस्यमयी जीव ने उड़ाई वैज्ञानिकों की नींद। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पाकिस्तान के मुरीदके में लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर फिर से हो रहा एक्टिव। आईएसआई फंडिंग से तेजी से चल रहा पुनर्निर्माण का काम। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने कई आतंकी अड्डों को किया था तबाह। ब्लैक सी में तेल टैंकरों पर ड्रोन हमला। वैश्विक तेल सप्लाई और ऊर्जा ढांचे की सुरक्षा पर बढ़ा खतरा। कजाकिस्तान ने अमेरिका यूरोप से मांगी मदद। युगांडा में राष्ट्रपति चुनाव से पहले इंटरनेट बंद। सड़कों पर सैनिक। निष्पक्ष चुनाव बड़ी चुनौती। बॉबी वाइन योवेरी मुसेवेनी में चुनावी जंग। अब अमेरिका में 75 देशों के नागरिकों की नो एंट्री। ट्रंप प्रशासन ने रोकी वीजा प्रोसेसिंग। सूची में रूस, ईरान, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों का नाम शामिल। नासा का पहला मेडिकल इवैक्यूएशन। मिशन पूरा किए बिना धरती पर वापस आ रहे एस्ट्रोनॉट्स। प्रशांत महासागर में सैन डिएगो के पास होगा स्प्लैश डाउन। तो अमेरिका और ईरान के बीच जंग की आहट सुनाई दे रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप संकेत दे रहे हैं कि ईरान पर कभी भी कार्रवाई हो सकती है, मदद रास्ते में है। तो दूसरी तरफ ईरान ने भी साफ कर दिया है कि अमेरिका अगर जंग चाहता है तो नुकसान उठाने के लिए भी तैयार रहे। हालात तनावपूर्ण हैं और इस तनाव को ईरान के सरकारी टेलीविजन ने और बढ़ा दिया है। ईरानी सरकारी टीवी ने जुलाई 2024 में पेंसिल्वेनिया के बटलर में आयोजित चुनावी रैली की एक तस्वीर दिखाई है, जहां एक गोली ट्रंप को छू कर निकल गई थी। इसके साथ ही एक संदेश भी दिखाया गया जिसमें लिखा था, इस बार ये गोली लक्ष्य से नहीं चूकेगी। इसे अमेरिका को ईरान की खुली धमकी माना जा रहा है। माना जा रहा है कि अगर जंग होती है तो ईरान अमेरिका के राष्ट्रपति पर भी हमला कर सकता है। तो अमेरिका का रुख भी सख्त बना हुआ है। उसके रुख में कोई बदलाव आता नहीं दिख रहा। इस बीच खबर यह सामने आ रही है कि अमेरिकी नौसेना का एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन भी मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना हो गया है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर 90 F-35 लड़ाकू विमान तैनात है। अभी तक ये साउथ चाइना सी में तैनात था और इस सैन्य बदलाव को सामान्य नहीं माना जा रहा है। इसके अलावा कतर में अमेरिकी एयरबेस पर भी हलचल मची हुई है। यहां से अतिरिक्त सैनिकों को हटाया जा रहा है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि अगर जंग हुई तो ईरान कतर में बने अमेरिकी सैन्य बेस को निशाना जरूर बनाएगा। अमेरिका जो सोच रहा है वो गलत नहीं है, क्योंकि ईरान ने पहले ही साफ कर दिया था कि अगर उस पर हमला हुआ तो वो जवाब जरूर देगा। और अब ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई के सलाहकार अली शमखानी ने भी अमेरिका को सख्त अंदाज में चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि हम पर अगर हमला होता है तो हम कतर में बने अमेरिकी अल उदैद एयरबेस को निशाना बनाएंगे। पहले भी हम ऐसा कर चुके हैं, फिर करेंगे। ईरान पहले से ही खुद को जंग के लिए तैयार कर चुका है। उसने अपने आक्रामक मिसाइलों को फायर मोड में तैनात कर दिया है। ईरान सरकार ने अपना एयर स्पेस भी बंद कर दिया है, जिससे अमेरिका और इजरायल कोई सरप्राइज एयर अटैक ना कर सके। ईरान की तैयारियों को लेकर अमेरिका के अंदर भी खौफ दिखाई दे रहा है और यही कारण है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हमले को लेकर घबराए हुए दिख रहे हैं। अमेरिकी सेना की तरफ से भी चिंता जताई जा रही है कि अगर ईरान पर हमला किया गया तो अमेरिका एक लंबी जंग में फंस सकता है। यह जंग हफ्ता, महीना या फिर सालों तक भी चल सकती है, जबकि ट्रंप चाहते हैं कि अगर जंग होती है तो ये कुछ ही घंटों में खत्म हो जाए। लेकिन ऐसा होगा, इस पर संशय बना हुआ है।
अमेरिकी मीडिया हाउस एनबीसी ने एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से दावा किया है कि ट्रंप के सलाहकार यह भरोसा नहीं दिला पा रहे हैं कि अमेरिकी हमले से खामेनेई के शासन का अंत हो जाएगा। ट्रंप के सलाहकारों ने तो यह भी चिंता जताई है कि अगर ईरान पर हमला होता है तो ईरान जवाब देगा और निशाने पर पश्चिम एशिया में बने अमेरिकी सैन्य बेस होंगे और ये सैन्य बेस ईरान के हमले का सामना नहीं कर पाएंगे। अमेरिका को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। उसकी जो दुनिया भर में साख है उसे जबरदस्त नुकसान होगा। साफ है, ट्रंप जैसा चाहते हैं वैसा होता नहीं दिख रहा है। अमेरिका की सेना हमले के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है तो अमेरिका के सहयोगी ही उसका साथ छोड़ते दिख रहे हैं। सऊदी अरब ने अमेरिका से साफ कह दिया है कि अगर वो ईरान पर हमला करता है तो सऊदी उसकी कोई मदद नहीं करेगा। अपना एयर स्पेस भी वो अमेरिका को उपलब्ध नहीं कराएगा। जबकि पहले तो यह कहा जा रहा था कि अमेरिकी विमान सऊदी के रास्ते ईरान पर हमला कर सकते हैं, लेकिन सऊदी ने अमेरिका का प्लान पूरी तरह फेल कर दिया है। तुर्की ने भी अमेरिका को चेतावनी दी है कि ईरान में कोई भी विदेशी हस्तक्षेप क्षेत्रीय अराजकता को जन्म देगा। ईरान का मुद्दा वहां के लोग ही हल करें। बाहरी हस्तक्षेप से हालात और खराब हो जाएंगे। वहीं कतर भी अमेरिका की सैन्य कार्रवाई के खिलाफ खड़ा हो गया है। कतर का कहना है कि इससे वैश्विक तेल बाजार पर असर पड़ेगा। कतर की एक चिंता यह भी है कि अगर जंग हुई तो ईरान उनके यहां बने अमेरिकी एयरबेस पर हमला करेगा, जिसका नुकसान कतर को भी उठाना पड़ेगा। यूएई भी अमेरिका की संभावित कार्रवाई के खिलाफ दिखाई दे रहा है। इराक में तो सरकार ही ईरान समर्थक है जो अमेरिकी कार्रवाई के खिलाफ खुलकर बयान दे रही है। यानी पश्चिम एशिया में अमेरिका को समर्थन मिलता नहीं दिख रहा है और यही वजह है कि ट्रंप का रुख लगातार बदलता दिखाई दे रहा है। और अब उनका एक और बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ईरान ने अब प्रदर्शनकारियों पर नरमी बरतने को कहा है। हमारे पास जानकारी आ रही है कि अब ईरान प्रदर्शनकारियों की जान लेना बंद कर रहा है। लोगों को फांसी देने की प्रक्रिया भी रोक दी गई है। वैसे ट्रंप से जब यह सवाल किया गया कि उन्हें यह जानकारी किसने दी है तो उन्होंने सूचना देने वाले का नाम बताने से मना कर दिया। बस इतना कहा कि सूचना का स्रोत विश्वसनीय है। हम ईरान के हालात पर नजर बनाए हुए हैं। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे ग्रीनलैंड की। तो ग्रीनलैंड को लेकर यूरोप और अमेरिका खुलकर आमने सामने आ गए हैं। यूरोपीय देश ग्रीनलैंड की सुरक्षा में अपनी सेना भेजना शुरू कर चुके हैं तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब यूरोप को धमकी देने पर उतारू हो गए हैं, जिसके बाद ग्रीनलैंड जंग का मैदान बनता नजर आ रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि नेटो का एक देश अपने ही गुट के दूसरे देश पर हमला करेगा। साफ है, नेटो अब दो गुटों में बंटता दिखाई दे रहा है, जिसमें अमेरिका के खिलाफ नेटो के यूरोपीय सहयोगी एकजुट हो गए हैं। आप जानते हैं कि ट्रंप ग्रीनलैंड को अमेरिका का 51वां राज्य बनाना चाहते हैं। बतौर अमेरिकी राष्ट्रपति अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के साथ ही ट्रंप ने साफ कर दिया था कि अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा करेगा और अब वो इसके लिए आक्रामक रुख अपना रहे हैं, जिस पर डेनमार्क तो भड़का हुआ है ही, साथ ही यूरोपीय देशों की भी चिंता बढ़ गई है, क्योंकि अगर ग्रीनलैंड के खिलाफ अमेरिका ने सेना का इस्तेमाल किया तो उसकी सुरक्षा के लिए नेटो को आगे आना होगा और ये इस सैन्य गठबंधन का अंत माना जा रहा है। ग्रीनलैंड के पीएम फ्रेडरिक नीलसन पहले ही साफ कह चुके हैं कि हम डेनमार्क के साथ जाएंगे, यूरोपीय संघ को चुनेंगे। ऐसे में अब ग्रीनलैंड पर अमेरिकी सैन्य कब्जे की कोशिशों के खिलाफ यूरोप ने भी जवाबी तैयारी शुरू कर दी है। स्वीडन, नॉर्वे, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड्स और कनाडा ग्रीनलैंड में अपने सैनिक भेज रहे हैं। डेनमार्क के बुलावे पर ग्रीनलैंड की राजधानी नुक में 13 लोगों की टोही टीम तैनात की गई है और ये पूरी तैयारी ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस सैन्य अभ्यास के लिए चल रही है, जो अमेरिका के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। यह सैन्य अभ्यास ऐसे वक्त में हो रहा है जब वॉशिंगटन में अमेरिका, डेनमार्क और ग्रीनलैंड के अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक हुई है, जहां अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ डेनमार्क के विदेश मंत्री लॉक रासमुसेन ने मुलाकात की। इस बैठक के बाद रासमुसेन ने कहा कि यह साफ है कि राष्ट्रपति ट्रंप की ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की इच्छा है। ग्रीनलैंड ने अपनी सीमाएं तय कर दी हैं और सभी पक्षों के हित में यही है कि इस मुद्दे पर सही और संतुलित रास्ता निकाला जाए। डेनमार्क की रेड लाइन का सम्मान किया जाना चाहिए। हालांकि इस दौरान अमेरिका, डेनमार्क और ग्रीनलैंड ने मिलकर एक हाई लेवल वर्किंग ग्रुप बनाने का भी फैसला किया है, लेकिन ट्रंप के तेवरों को देखते हुए इस ग्रुप पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ट्रंप ने साफ कर दिया है कि वो हर हाल में ग्रीनलैंड पर कब्जा करके रहेंगे। उनका कहना है कि नेटो को दुनिया के सबसे बड़े द्वीप को हासिल करने में अमेरिका की मदद करनी चाहिए। यानी ट्रंप अब आर पार के मूड में दिखाई दे रहे हैं, जिससे इस क्षेत्र में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गजा की।
तो 10 अक्टूबर 2025 को गजा में सीज फायर हुआ। इसके साथ ही हमास और इजरायल के बीच चल रही जंग रुक गई। इस सीज फायर का क्रेडिट अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया, क्योंकि सीज फायर की शर्तें उन्होंने ही तय की थी। सीज फायर के पहले चरण में बंदियों की अदला बदली का काम शामिल था और अब दूसरे चरण में गजा के पुनर्निर्माण का काम शुरू होना है। इसके लिए अमेरिकी निगरानी में फलस्तीनी विशेषज्ञों की एक टीम बनाई जानी है। ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ ने कहा है कि सीज फायर समझौता अब दूसरे चरण में पहुंच गया है, जो कि सबसे मुश्किल होने वाला है। इसमें समझौते की निगरानी के लिए अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बल की तैनाती और हमास को हथियार मुक्त करने की मुश्किलें शामिल हैं। विटकॉफ ने यह नहीं बताया कि गजा में नए फलस्तीनी प्रशासन का कामकाज आखिर कौन संभालेगा। व्हाइट हाउस की तरफ से अभी भी इसे लेकर कोई जानकारी नहीं आई है। वैसे हमास की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि वो समझौते की सभी शर्तों का पालन कर रहा है। हमास के प्रवक्ता हाजिम कासिम ने कहा है कि हमास गजा का प्रशासन स्वतंत्र टेक्नोक्रेटिक कमेटी को सौंपने के लिए तैयार है, लेकिन इजरायल लगातार समझौते को तोड़ रहा है और अब एक बार फिर इजरायल ने गजा पर हमला किया है। इजरायल के डिफेंस फोर्स की तरफ से कहा गया है कि उसने दक्षिणी गजा में हवाई हमले किए हैं। यह घटना दक्षिणी गजा पट्टी में येलो लाइन के इजरायली कंट्रोल वाले हिस्से में हुई, जब सैनिकों ने अपनी जगहों के पास 6 हथियारबंद लोगों की पहचान की, जिसके बाद इजरायली टैंक ने गोलीबारी शुरू कर दी। इस दौरान इजरायल की तरफ से हवाई हमले भी किए गए। इसे सीजफायर समझौते का उल्लंघन करार दिया जा रहा है, लेकिन इजरायल इसकी जिम्मेदारी हमास पर ही थोप रहा है। उसकी तरफ से कहा जा रहा है कि यह हमला संदिग्ध आतंकवादियों पर किया गया और भविष्य में भी वो अपनी कार्रवाई जारी रखेगा। यानी गजा पर इजरायल के हमले रुकेंगे, इसका भरोसा भी देने को इजरायल तैयार नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की चिंता इस वक्त गजा की जगह ईरान बन चुका है और यही कारण है कि गजा में इजरायली हमलों को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी चुप्पी साध ली है, क्योंकि अमेरिका अगर ईरान पर हमला करता है तो उसे सबसे ज्यादा जरूरत इजरायल की ही पड़ने वाली है और इसी का फायदा इस वक्त इजरायल उठा रहा है। और अब अगली खबर में बात करेंगे नेपाल की। तो नेपाल में मार्च में चुनाव होने हैं। पीएम सुशीला कार्की के नेतृत्व में अंतरिम सरकार चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है, लेकिन उससे पहले देश की सियासी तस्वीर बदलते नजर आ रही है। नेपाल में इतिहास दोहराया जा रहा है। एक बार फिर नेपाल की सबसे पुरानी पार्टी नेपाली कांग्रेस में बड़ी टूट हो गई है। पार्टी औपचारिक रूप से 2 गुटों में बढ़ गई है और यह हुआ पार्टी में जारी अंदरूनी टकराव की वजह से। पार्टी अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा की पार्टी महासचिवों गगन थापा और विश्व प्रकाश शर्मा के बीच चल रही बातचीत किसी भी नतीजे तक नहीं पहुंच सकी, जिसके बाद नेपाली कांग्रेस का विभाजन हो गया। दरअसल जिस तरह नेपाल में बड़ा जेनजी आंदोलन खड़ा हो गया और ओली सरकार का तख्ता पलट हुआ, उसके बाद से नेपाल की सियासत में युवाओं की भागीदारी ज्यादा नजर आ रही है। यह आंदोलन हुआ ही इसलिए था क्योंकि देश के युवा सरकार की नीतियों से परेशान थे। सत्ता में लंबे वक्त से बैठे लोग भ्रष्टाचार को पनपने में मदद कर रहे थे। ऐसे में युवाओं ने मांग की कि जितनी भी पुरानी पार्टियां हैं और उनके जो वरिष्ठ नेता हैं, उन सब पर चुनाव लड़ने से बैन लगा दिया जाए। हालांकि चुनाव आयोग ने तो ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन युवाओं के आंदोलन से पार्टी के नेताओं में जरूर डर दिखाई दिया। ऐसे में वरिष्ठ नेताओं के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई और यही वजह रही कि गगन थापा और विश्व प्रकाश शर्मा ने शेर बहादुर देउबा से पार्टी का अध्यक्ष पद छोड़ने और आगामी संसदीय चुनाव न लड़ने की मांग की थी। दोनों नेताओं का कहना था कि यह कदम सितंबर में हुए युवा आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले जेनजी युवाओं की भावनाओं के सम्मान में जरूरी है, लेकिन देउबा इसके लिए तैयार नहीं हुए, जिसके बाद नेपाल की सबसे पुरानी पार्टी फिर टूट गई। एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर 49 साल के गगन थापा को सर्वसम्मति से नेपाली कांग्रेस का नया अध्यक्ष चुन लिया गया। लेकिन अब मसला राजनीतिक पहचान का है। दोनों गुट अब पार्टी की वैधता को लेकर चुनाव आयोग पहुंचे हैं, जिससे राजनीतिक टकराव और गहरा गया है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब नेपाली कांग्रेस में बंटवारा हुआ हो। नेपाल के इतिहास में ये तीसरी बार हो रहा है। इससे पहले पार्टी 1953 में विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला और मातृका प्रसाद कोइराला के टकराव के कारण और 2002 में माओवादी विद्रोह के दौर में प्रतिनिधि सभा भंग किए जाने के बाद विभाजित हो चुकी है। लेकिन मौजूदा हालात में पार्टी का इस तरह टूटना उसके लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। साथ ही इसे नेपाल की सियासत में भी बड़े बदलाव के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। और अब चलते चलते मैं बात करेंगे सामुराई जेलीफिश की। तो जापान के उत्तरी तट पर इन दिनों लहरों के बीच एक ऐसी चीज तैरती दिखी है जिसे देखकर वैज्ञानिक एक साथ खुश भी हैं और खौफ में भी हैं, क्योंकि ये एक बेहद खूबसूरत चटक नीले रंग की जेलीफिश है। वैज्ञानिकों ने इसे नाम दिया है सामुराई जेलीफिश और वजह बड़ी दिलचस्प है। इसका आकार जापान के पुराने राजाओं के मुकुट जैसा दिखता है, लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक डरावना सच छिपा हुआ है।
असल में ये जेलीफिश गर्म मिजाज की है, यानी इसे गुनगुना पानी पसंद है। लेकिन ये पहली बार जापान के उन ठंडे इलाकों में पाई गई है जहां इसका होना नामुमकिन माना जाता था। अब सवाल यह है कि ये जेलीफिश आखिर यहां पहुंची कैसे। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि समुद्र के अंदर मची उथल पुथल का नतीजा है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समुद्र का पानी गर्म हो रहा है और लहरों ने अपना पुराना रास्ता बदल दिया है। साल 2025 की एक रिसर्च बताती है कि समुद्र की ये बदलती लहरें अब जेलीफिश और छोटे समुद्री जीवों की पूरी बस्तियों को एक तरफ से लिफ्ट देकर उनके घर से हजारों किलोमीटर दूर ले जा रही हैं। भले ही इस समुराई जेलीफिश ने अभी किसी इंसान को नुकसान ना पहुंचाया हो, लेकिन इकोसिस्टम के लिए ये एक इंट्रूडर हो सकती है। जब कोई बाहरी जीव अचानक नए इलाके में आता है तो वो वहां की स्थानीय मछलियों का खाना छीन लेता है या अपने जहर से संतुलन बिगाड़ देता है। पिछले 10 सालों में जापान के पास गर्म पानी की मछलियां और केकड़े भी उन जगहों पर देखे गए हैं जहां पहले बर्फ जमी रहती थी। ये नीली जेलीफिश महज एक मछली नहीं है, बल्कि इस बात का सबूत है कि समंदर की सीमाएं अब टूट रही हैं। कुदरत हमें इशारा दे रही है कि अगर हमने समुद्र का तापमान कम नहीं किया तो आने वाले समय में समुद्र के नक्शे पूरी तरह बदल जाएंगे। फिलहाल आज इस वर्ल्ड न्यूज में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीवी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।